90% of global billionaires are because of owning real estate. That's the power of real estate कि दुनिया का हर अमीर तरीन शख्स अमीर तरीन है क्योंकि वो रियल एस्टेट में या तो इन्वेस्ट करता है या उसके साथ काम करता है। और आज हमारे साथ कॉफी विद सीईओ में एक ऐसे ही यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं पाकिस्तान के जो लाहौर बल्कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी हाउसिंग स्कीम के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। सो प्लीज वेलकम उस्मान अनवर, हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, क्या हाल चाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सो आपके पास पाकिस्तान की ऑलमोस्ट लार्जेस्ट हाउसिंग स्कीम है जो कि 12,000 कनाल पे है। जी थैंक यू नाजिया। अल्हम्दुलिल्लाह द लार्जेस्ट हाउसिंग स्कीम ओवर 12,000 कनाल्स अप्रूव्ड बाय एलडीए हमारी हाउसिंग स्कीम है। और ये हमारा प्राइड है कि हमारी जो 12,000 कनाल्स की डिलीवरेंस है। और अच्छा, जो आपने डिलीवर कर दिया है? जी, जो डिलीवर कर दिया है, जिसमें जो लोगों ने खरीद लिया हुआ है। जी खरीद लिया है। और इसकी एक्सटेंशन इसके अलावा है, वो ओवर 10,000 कनाल्स हैं। 3,000 वहाँ पे घर हैं और ओवर 200 जो हैं कमर्शियल प्लाजाज हैं। इसके अलावा अच्छे ब्रांड्स हैं हमारे पास, मैकडोनल्ड्स हैं, बाटा है और 11 बैंक्स हैं। तो ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो पिछले 35 साल से हम इस एक प्रोजेक्ट पे और जो इसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर मेहनत कर रहे हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी अर्बन डेवलपर्स का नाम सोचती हूँ तो मेरे ज़हन में सबसे पहले आपके पार्क्स आते हैं। एंड आई गॉट टू नो कि दैट योर एरिया 5,000 कैनाल्स इज कवर्ड बाय द पार्क्स। जो लाहौर का सबसे बड़ा किसी भी प्राइवेट हाउसिंग स्कीम में पार्क है, ओवर 500 कैनाल्स, वो सेंट्रल पार्क के अंदर है। और उसी पार्क के अंदर हमारे पास एक जो लार्जेस्ट लेक बन रही है जिसमें डांसिंग फाउंटेन, जिसमें दुबई तर्ज का वो लेके आ रहे हैं। इंशाल्लाह उसकी कंप्लीशन होगी उसकी टेस्टिंग फेज में, तो दिसंबर में इंशाल्लाह हम उसे लॉन्च करेंगे। हम जब भी अर्बन डेवलपर की बात करते हैं, द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड इज द हॉस्पिटल। आई सो वांट यू टू टेल अस अबाउट हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जो हमारे चेयरमैन है मियां ताहिर जवेद साहब, ये CSR उनका पैशन है। अच्छा। तो ये 650 बेड्स का हॉस्पिटल है और ये एक प्राइड है हमारे लिए कि वहाँ पे जो उस हॉस्पिटल के साथ जो सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज है वो A+ कैटेगरी में आता है और लास्ट 2 ईयर से वो पोजीशन ले रहा है माशाल्लाह। वहाँ पे जो भी नीडी लोग हैं, जिस तरह पाकिस्तान में हमारा ये इशू है, वहाँ पे मुफ्त इलाज किया जाता है। जो डोनेशन करता है अर्बन डेवलपर्स की तरफ से उसकी डोनेशन जाती है सारी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक बड़ा अच्छा काम कराया और उसको हम लेके चल रहे हैं आगे। 2025 में हमने इसकी एनलार्जमेंट हम इंशाल्लाह इसको कराची की तरह, आगा खान की तरह ही एक हॉस्पिटल को इसके कंपेटिटिव बनाएंगे। ये पाकिस्तान में 2 हॉस्पिटल हैं, एक आगा खान और एक सेंट्रल पार्क, इनको इंटरनेशनल रिसर्च की प्रिविलेज मिली हुई है। वाह, ये बहुत बड़ी बात है ये। सो मतलब इसका मतलब है कि आप रियल एस्टेट के साथ साथ फिलैंथ्रोपी काम भी मुसलसल जारी है। अच्छा, अब ये चीज़ें तो मुझे पता थी, बट मुझे ये बात पता है कि अर्बन डेवलपर्स ने कम्युनिटी बिल्डिंग में और भी बहुत सारे काम किए हैं। वो मैं चाहती थी कि अगर आप एक एक करके। बेसिकली अर्बन डेवलपर्स के जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं वो सेंट्रल पार्क हॉस्पिटल है, जो मेजर हम सेंट्रल पार्क हाउसिंग स्कीम में जो वाक़ है। और दूसरा एक्स एयर एवेन्यू जो अभी DHA फेज 8 बन चुका है, जो लार्जेस्ट मर्जर हुआ था हमारा DHA के साथ। उसमें हमारे अर्बन रेजिडेंसीज़ के 1,500 जो हैं अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, जिनमें से 300 अपार्टमेंट्स डिलीवर हो चुके हैं, वहाँ पे लोग रहते हैं। IT टावर गुलबर्ग में जो IT का हब है और एक मिडलैंड फार्म हाउस स्कीम है हमारी रोड पे, DHA से एडजेसेंट है। ये 4 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं हमारे। सो अगर आपके पोर्टफोलियो को देखा जाए तो सिर्फ रेजिडेंसी नहीं, IT टावर, फार्म हाउसेज, ये सब चीज़ें भी आ जाती हैं। ये सारी चीज़ों का, क्योंकि आपने मार्केट में कम्पिटिटिव रहना होता है, तो प्रोडक्ट की रेंज ऐसी होनी चाहिए जो आप मार्केट में उसमें सर्वाइव करें। मैं ये बिलीव करता हूँ कि आप सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, आपको फिटेस्ट रहना पड़ता है। और जो हम अपने आप को इनडिफरेंट करते हैं वो इसी है कि मैं एज अ MD अपनी कंपनी को देखता हूँ कि क्वालिटी ऑलवेज कॉस्टलेस। हमने क्वालिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, किसी भी क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साल से सबसे ज़्यादा इमर्जिंग
जो हाउसिंग स्कीम चल रही है लाहौर के अंदर या पंजाब के अंदर, वो सेंट्रल पार्क हाउसिंग स्कीम है। माशाल्लाह, 30,000 people are living in your society. Yes, so? यस, और 3,500 हाउसेज जिनमें लोग रह रहे हैं। माशाल्लाह। और उसमें अभी जो नई इनोवेशंस आ रही हैं वो सेफ सेंट्रल पार्क प्रोजेक्ट की आ रही हैं, जिसमें हमने उसकी सेफ्टी और जो सिक्योरिटी के हवाले से सारा ऑटोमेशन पे ले गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। तो चीज़ें डे बाय डे अल्हम्दुलिल्लाह हो रही हैं। कुछ जो ओवरऑल मुल्क की पॉलिटिकल या स्टेबिलिटी के ऊपर चीज़ें थोड़ी स्लो डाउन होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके ऊपर पूरी स्ट्राइव कर रहे हैं। उस्मान, रियल स्टेट इन पाकिस्तान में ज़्यादातर जो मालिकान हैं, जो एमडीज़ हैं, वो तो बड़ी बड़ी उम्र के हजरात हैं। इतनी यंग एज में इतना बड़ा पोर्टफोलियो संभालना क्या मुश्किल काम है? मुश्किल नहीं है, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो एज ए एमडी मैं देखता हूँ। सबसे जो मेन चीज़ है आपकी ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल है, कि आपकी जो टीम है बेसिकली वो उसमें इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो एक एमडी को ऊपर लेके जाएं। आप और दूसरी सबसे है कि आप इसमें इनोवेशन लेके आएँ। आईटी की दुनिया अब आईटी में इतनी आगे चली गई है पेपरलेस एनवायरनमेंट के ऊपर। हमने 2-3 काम पिछले 2-3 साल में किए हैं कि हम अपनी ट्रांसफ़र्स को, अपना जो इंटरनल सिस्टम है उसको सैप पे ले गए। हमारा कोई भी जो क्लाइंट है वो किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी कर सकता है। वाह, ठीक। और उसमें 0% फ्रॉड है। उसके सारे बायोमेट्रिक्स, बाकी चीज़ें जो ईमेल की वेरिफिकेशन है वो सारी ऑनलाइन होंगी। इससे पहले ये जो सारा मैकेनिज़्म है ना, ये दुबई ने अडॉप्ट किया था। हमने उससे बेहतर उस सिस्टम को बनाया है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल के उसको हमने इनॉग्रेट भी कर दिया हुआ। उसके ऊपर हमारा सिस्टम चल भी रहा है सारी चीज़। आईटी, सैप, रियल स्टेट, मेरे ख्याल में इज़ अ वेरी लीथल कॉम्बिनेशन, और पाकिस्तान में ये बहुत आम नहीं है। क्या मैं सही कह रही हूँ? ये आईटी रियल एस्टेट में इतने फोकस नहीं है लोगों के आईटी से आप उसका क्या बेनिफिट ले सकते हैं। मैं एज अ यंग एंटरप्रेन्योर और एमडी ये सोचता हूँ कि आईटी आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो है फॉर श्योर डिपार्टमेंट है। और हमारा फोकस्ड है। मैं एक अगर महीने में 10 जो मीटिंग्स है ना आईटी की करता हूँ कि आप इनोवेशन लेके आए, आपने क्लाइंट्स को फैसिलिटेट करें। ठीक है। अभी हमारे पास ओवर 30,000 हैप्पी क्लाइंट्स हैं। तो अगर हम कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उनसे आप इंटरेक्ट कैसे करते हैं। आपके जो लॉयल्टी क्लाइंट्स हैं, सपोज आपके कोई ऐसा क्लाइंट्स है जिसने आपसे 3 प्लॉट्स लिए हैं, तो आप उनको बर्थडे विशेस करते हैं, आपकी पॉपअप्स आते हैं। ओह वाओ, तो डिफरेंट आपके बहुत छोटी छोटी से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ तक है। तो ये जो आईटी में आपने इन्वेस्टमेंट की, रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर हो के, इसका फ़ायदा आपको अच्छा मिला? जी डेफिनेटली। उसका रिज़ल्ट है ये सारा कि इंटरनेशनल जो रेमिटेंसेस हैं लास्ट 2 इयर्स में हमने सबसे ज़्यादा सेंट्रल पार्क में आई हैं, और पर्टिकुलरली यूएसए से आई हैं। हमने अभी अपना यूएसए में और यूके में ऑफिस भी खोला है, इसी वजह से कि हम वहाँ से लोगों को फैसिलिटेट करें। उस्मान, आप जैसे यंग एंटरप्रेन्योर जो कि इतना बड़ा पोर्टफोलियो कैरी कर ले हो, उसके लिए एक आम पाकिस्तानी बच्चा सोचता है कि आप तो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए, बट आई नो कि एंटरप्रेन्योर्स की कहानी पेन और प्राइड की होती है। तो हम आपकी कहानी सुनना चाहेंगे, पहले पेन की और फिर प्राइड की। देखिए, मैंने सिंपल मास्टर्स किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, फाइनेंस में मेरी स्पेशलाइजेशन थी। उसके बाद मैंने इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस ली हैं। मैंने अपना कैरियर 15 साल पहले स्टार्ट किया था, और माँ बाप की दुआएं भी हैं उसमें। वाह। और उसके बाद मेहनत भी है। लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि आप स्मार्ट हार्ड वर्क करें, जिसकी डायरेक्शन हो। जब आप डायरेक्शन में हार्ड वर्क करते हैं तो उसके रिजल्ट्स आते हैं, और पॉजिटिव रहें। मैंने जब कैरियर का स्टार्ट किया तो एज असिस्टेंट मैनेजर किया था। ठीक है। तो वो आपकी जो ग्रोथ ग्रेजुअली होती है, वो आपके अंदर डिसीजन पावर भी ले आती है, आपके नर्व्स को भी कंट्रोल करती है। तो ये अभी एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, इसी वजह से अगर जब मैं एज अर्बन को ज्वाइन किया था तो जो यहाँ पे मेरे से जो एज में ज़्यादा भी लोग थे सीनियर पोजीशंस पे, आज वो सारे लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मैंने उनको सारों को साथ कैरी किया और उनको ये कहा कि हम ये टीम वर्क कर रहे हैं और ये हमारी गोल्स हैं, और वो गोल्स को अचीव भी किया। मेरे लिए सबसे बड़ी सेटिस्फैक्शन ये है कि हम अपनी गोल्स को अचीव करें,
या अपनी सोसाइटी के लिए और अपने पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। मैं डिफरेंट कंट्रीज़ में रहा हूँ, यूरोप में, गल्फ़ में, यूएसए में। यूएसए मेरी फैमिली रहती है। तो मैं वहाँ पे देखता हूँ कि लोग जो है ना अपनी कंट्री, अपनी नेशन को प्रायोरिटी पे रखते हैं। ये 2 दिन पहले मैं एक आपको छोटा सा वाक़या बताता हूँ। मैं काज़ाख्स्तान के एम्बेसडर को अपने ऑफिस में मैंने बुलाया था, तो उनके साथ लंच था। उन्होंने एक मुझे बात की, तो मैं आज पहली दफ़ा वो कोट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जी मोस्ट ऑनेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड इज़ काज़ाख्स्तान। वाह। तो ये जो बात है, ये फ़ख्र है उनके लिए। तो एज अ ऑर्गेनाइजेशन हमने ये देखना, हम पूरे पाकिस्तान पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन में देखें कि उन लोगों को के साथ डिसिप्लिन और उनकी क्या तरबियत हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद आप उस कम्युनिटी में जाते हैं, बाकी चीज़ों में जाते हैं। पाकिस्तान में बहुत से लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं जिनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए इसी रेलिवेंस में। तो हर चीज़ का एक प्राइड होता है इसी तरह। तो मुझे अपना यही प्राइड है कि मैंने हमेशा अपनी इंटेग्रिटी रखी है इस चीज़, और मैं कभी किसी के साथ मोस्ट लाइकली कन्फ्रंटेशन में नहीं गया। टीम वर्क पे बिलीव करता हूँ। तो आपको क्या चैलेंजेस फेस आए अपनी यंग एज में, करियर के शुरू में, मिडिल में, और अब बीइंग एमडी, यंग एमडी ऑफ अर्बन डेवलपर्स? पहले आपको यंग लाइफ में क्या और फिर अब क्या? यंग लाइफ में तो आप जिस मुआशरे में रह रहे होते हैं ना, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कम है, और उस अपॉर्चुनिटी आपने ये देखना कि देयर इज़ ऑलवेज अ वैक्यूम एट द टॉप। आप उस जब वैक्यूम में जाएंगे, अपने माइंडसेट को लेके जाएंगे वहाँ, तो आपको लोग अडॉप्ट करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे सबसे जो स्कैर्सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। मेरे जैसे लोग जो यंग एज में आके मैनेजिंग डायरेक्टर बने या कंपनीज़ को हेड कर रहे हैं, वो बहुत कम है। लेकिन आप कंपैरेटिवली आप यूएसए में या यूके में या जो यूरोप के प्रोग्रेसिव कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे आपको एंटरप्रेन्योर्स ज़्यादा यंगस्टर ही मिलेंगे। तो ये एक फ़र्क है यहाँ पे जो थोड़ा सा चैलेंजिंग है, थोड़ा तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। और अभी जो डे बाय डे आपके जो चैलेंजेस हैं, वो मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मेरे पास मेरे प्रोजेक्ट पे ओवर 2000 एम्प्लॉयज़ हैं, जिनमें 600 से ऑफिसर्स हैं। ठीक है। तो उनकी लिक्विडिटी को मैनेज करना, और फिर ये बड़ा एक मुश्किल होता है कि आप एक बड़ी मुश्किल से ह्यूमन रिसोर्स को आप कंपैटिबल करते हैं, हायर करते हैं, कंपैटिबिलिटी लाते हैं, कोहेरेंस करते हैं, और उसके बाद आप प्रोजेक्ट, क्योंकि हमने तो प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट करनी है ना, लेकिन आपका जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है ना, उसको वो सपोर्ट नहीं करता। तो ये एक चैलेंजेस हैं जो फेस कर रहे हैं हम पिछले 1.5-2 साल से, लेकिन होपफुली इंशाल्लाह इसमें बेहतरी हो जाएगी इंशाल्लाह। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की आपने बात की, तो आपके प्रोजेक्ट को, अर्बन डेवलपर्स को पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से क्या फ़र्क पड़ा? क्योंकि यू आर वन ऑफ द लार्जेस्ट, तो उससे पता चलेगा कि ओवरऑल रियल एस्टेट पे क्या फ़र्क पड़ा। देखिए, जो सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ा वो फॉरेन रेमिटेंस पे पड़ा। जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं रियल एस्टेट में, यहाँ से जो भी लोग बाहर गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान का कि हर घर में या फैमिली में कोई ना कोई उसका फैमिली मेम्बर बाहर है, और वो इन्वेस्टमेंट किसी फैक्ट्री में नहीं करते। उनको पता है हमने प्लॉट लिया, घर बनाएंगे, प्लॉट उस पर घर बनाएंगे, या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए रखा है। आज आपने 10 लाख का लिया है तो वो 50 लाख का हो जाएगा। तो वो उनकी जो ट्रस्ट है ना, वो हमें बिल्ड करना है, ठीक है, आगे लेके चलना। फिर ही हम ये रियल एस्टेट मार्केट, आप दुबई देख लें, सिंगापुर देख लें, वहाँ पे जेन्युइन पॉपुलेशन भी नहीं है। पाकिस्तान में 24 करोड़ आबादी के बावजूद भी हम लोग, अब यहाँ पे शॉर्टेजेस भी है। आपको पता है, इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक सबसे ज़्यादा शॉर्टेजेस घरों की और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की है। फैक्ट्रीज नहीं है, बाकी चीज़ें नहीं है। आज टाइल्स हम किसी प्रोजेक्ट पे लेते हैं तो हमें 3-3, 4-4 माह बाद टाइल्स मिलती हैं जाके। तो हमारे पास एक एनवायरनमेंट है, सारी चीज़ें हैं, सिर्फ थोड़ा सा ट्रस्ट का एलिमेंट है जो इंशाल्लाह अभी गवर्नमेंट स्टेबल होती है तो देखिए, हर गवर्नमेंट एक ही वादा करती है, या तो रोटी कपड़ा और मकान, या इतने हज़ार घर, या इतने लाख घर। गवर्नमेंट सपोर्ट आपको, रियल एस्टेट वालों को, किस हद तक है? देखिए, मैं खुद भी वाइस चेयरमैन हूँ डेवलपर एसोसिएशन का। अभी एक्सेप्टेबिलिटी है जो हमारे जो ब्यूरोक्रेसी के साथ थोड़ी सी कोहेरेंस स्टार्ट हुई है हमारी,
कि जो भी आपकी पॉलिसीज़ हैं उसमें आप स्टेक होल्डर्स को साथ लें। तो इसमें अभी काफ़ी बेहतरी हो गई है जो सिस्टम और प्रोसीजर्स के ऊपर, लेकिन अभी बहुत सी बेहतरी होनी बाकी है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आपकी जो रेगुलेटरी बॉडी है उसमें जो अगर रियल एस्टेट की रेगुलेटरी बॉडी है तो उसमें इनपुट रियल एस्टेट जो लोग काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहा को अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, लेकिन मोस्टली लोग अच्छे हैं, उनमें उनको कोई ना कोई रोल देना चाहिए। मैं पॉलिटिकली नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो उनकी पॉलिसी पॉलिसी मेकिंग में लेके आए वो डिबेट करें उसके ऊपर और फिर उसको लेके जाए। एडहॉक कोई डिसीजन नहीं होना चाहिए। कई डिसीजंस होते हैं यहाँ पे सरप्राइज आ जाते हैं कि जी ये नई पॉलिसी आ गई, ये आ गई। तो एज अ बिजनेसमैन जो पॉलिसीज है ना उनको साथ लेके चलना चाहिए। हर दुनिया की हर मुल्क में ऐसा होता है कि आप कोई भी पॉलिसीज है उसकी डिबेट करते हैं उसके ऊपर और फिर उसको एक्सेप्ट किया जाता है फर्दर। लास्ट गवर्नमेंट ने तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स दिए थे रियल एस्टेट को, एंड देन द रियल एस्टेट वाज एट द बूम इवन इन द डिफिकल्ट टाइम्स। वो कैसे भूल गए हम? लास्ट गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था, लेकिन उसमें ये भी था, उसमें जो फॉरेन आपकी जो रेमिटेंसेस हैं उस पे जो मेजर चंक आया था वो उस टाइम पे आया था। लेकिन उससे पहले भी 2008 में भी या 2006 में भी इसी तरह बूम आया। लेकिन अभी इंशाल्लाह आगे हम होप कर रहे हैं कि बेहतर, वहाँ भी थोड़ा सा डिप्रेसिव एनवायरनमेंट है, लेकिन जहाँ पे वीकनेसेस या इस तरह के रिसेशंस होते हैं अपॉर्चुनिटीज भी वहीं पे ही होती हैं। क्या आपने कभी सोचा, आप एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं, इतना बड़ा पोर्टफोलियो रियल एस्टेट का कैरी करते हैं, टू टेक द लीड, टू टीच द रेस्ट ऑफ द रियल एस्टेट, टू इंडल्ज इनटू पॉलिसी मेकिंग, टू रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट, टू डेवलप समथिंग न्यू दैट विल बी हेल्पफुल इन बिल्डिंग इकोनॉमिकल रियल एस्टेट? कोई ऐसा प्लान, कुछ ऐसा? देखिए, आप जब क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं ना, हम सेंट्रल पार्क में सपोज 1000 प्लॉट्स देते हैं ना, तो ऑलरेडी हमारे पास 30,000 क्लाइंट्स हैं। ये बहुत बड़ा नहीं है, पोर्टफोलियो नहीं है। आपके उन्हीं में से लोग आपकी इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि आप डिलीवरेंस करते हैं। इसी तरह जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो इन चीज़ों पे देखें कि जो लोग उनको शॉर्ट लिस्ट करें कि जो लोग डिलीवरेंस दे रहे हैं, जिनका पोर्टफोलियो है, उनको कोई ना कोई वहाँ पे फैसिलिटेट करें। टैक्स फैसिलिटेट आप कर सकते हैं, एज अ विद होल्डिंग एजेंट कर सकते हैं। तो डिफरेंट इसके मॉडल्स हैं जो अडॉप्ट किए जा सकते हैं और फैसिलिटेट किया जा सकता है। क्या उस्मान अनवर रियल एस्टेट इंडस्ट्री से खुश है? मेरा पैशन है रियल एस्टेट। ठीक है। मैंने जब अपने कैरियर का स्टार्ट किया था तो मैं खुद को रियल एस्टेट की तरफ लेके गया था। ठीक है। तो मुझे खुद एज अ इंटीरियर डिज़ाइनर, मैं इंटीरियर डिज़ाइनर नहीं हूँ, लेकिन मुझे उस तरह काम करना है, एज अ आर्किटेक्ट काम करना। और मैंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट अपने घर पे किया। मैंने अपना घर जो है वो बगैर आर्किटेक्ट के बनाया, खुद बनाया खुद एक पेज और एक पेंसिल के ऊपर खुद उसको ड्रॉ किया। और मुझे एक्सपीरियंस तो यहीं से आया है, लेकिन एक पैशन भी होता है आपका। रियल एस्टेट पाकिस्तान की सबसे इमर्जिंग जो फील्ड है, इसको आप जितना बढ़ाते जाएं तो वो बेहतर है कि इसमें आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट सारी इधर आएंगी। कैश फ्लोज इज अ प्रॉब्लम इन रियल एस्टेट, मानते हैं आप? डेफिनेट। पैसे का काल पड़ा रहता है रियल एस्टेट में, हाँ या ना? या बहुत पैसा आता है? देखिए, पैसा दो चीज़ों से, अगर आप एडवांस सेल्स कर लें या बोरो मनी कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह अर्बन डेवलपर्स पे 1 रुपए का भी बैंक लोन नहीं है। ये कमाल, ये छक्का हो गया फिर। ये बहुत बड़ी बात है। अलावा हम लोग ओवर सेल्स या एडवांस सेल्स पे बिलीव ही नहीं करते। यानी कि आप फाइलें नहीं बेचते? नो फाइल्स। पक्की बात है ना? प्लॉट नंबर्स हम सेल करते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो कह रहे हैं। तो अगर आप अच्छा काम करते हैं तो स्काई इज द लिमिट। आप जितना मर्जी आप एक्सटेंड करते जाएं काम को, आपकी मार्केट है। तो आप कहते हैं वैसे कि जब आप कुछ अच्छा करते हैं ना तो फिर आपकी कॉपियां निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो मैंने भी कोई सोल अर्बन सिटी और ऐसे बहुत सारे छोटे ब्रांड देखना शुरू कर दिए। यस और नो? वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, अपने बिजनेस नॉर्म्स हैं। ये उन्होंने सोचना है कि क्या हमने अपना ब्रांड डेवलप करना है या कॉपी करना है। हाँ, yes. वो भी एक अपने माइंडसेट के साथ जा रहे हैं। वो भी अच्छे बिजनेसमैन हैं, उन पे हम क्रिटिक्स नहीं करते, लेकिन अपना कानूनी तौर पे हम उनको
पूछ सकते हैं कि देखिए जी ये तो हमारा हक था। पूछ भी रहे हैं ठीक है, लेकिन ये है कि हमारी पॉलिसी कोई अग्रेसिव नहीं है, क्योंकि आपको पता रियल एस्टेट के अंदर वैसे ही लैंड ग्रैपिंग और ये बाकी नोटोरियस चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हम उससे थोड़ा अपार्ट हैं। नेक्स्ट 5 इयर्स में अर्बन डेवलपर को किधर देखते हैं आप? लास्ट 2 इयर्स में तो हमने अचीव कर ली अपनी गोल्स। अभी जो नेक्स्ट गोल हमने 2025 में किया है वो हम सबसे बड़ी डेवलपमेंट कर रहे हैं। हमारा क्योंकि प्रोजेक्ट रिंग रोड से अटैच हो रहा है, इसके अलावा जो टॉप गोल्फ को हम लेके आ रहे हैं वहाँ पे इंटरनेशनल ब्रांड्स जिनके साथ MOU साइन हो गए हैं, तो आपको एक सिटी विद इन द सिटी मिलेगा। वाह वाह। ओके, उस्मान अनवर को 5 साल में कहाँ देखते हैं आप? मैं एज अ कैरियर अर्बन डेवलपर्स के साथ ही अपने आप को देखता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरी जिस कंपनी के साथ आप काम कर रहे होते हैं ना, तो आपकी लॉयल्टीज भी उन्हीं के साथ होनी चाहिए, और कुछ दिल भी उन्हीं के लिए धड़कता है ना। वो ऐसा लगता है कि हमने अपनी कोई जिंदगी सी वक्फ कर दी है। आप ऑन करते हैं ना चीज़ों को। हाँ। आपकी कामयाबी उसी में, जब आप ऑन करें किसी चीज़ को, उसमें फील करें और उसी में आप हैप्पी रहें कि जो आप काम कर रहे हैं, चाहे वो अर्बन डेवलपर्स का या आपकी ज़ात के साथ। लेकिन मेरी सारी लॉयल्टीज़ जो है ना वो मेरे प्रोजेक्ट के साथ हैं, और जो हमारे ऑनर अमिया ताहिर जावेद जो मेंटोर है मेरे, और उनका मेरी पर्सनैलिटी में जो उनका भी एक बड़ा रोल है। बड़े विजनरी आदमी है। देखिए 85 से उन्होंने काम किया था स्क्रैच से, और अल्लाह ताला ने आज उनको कहाँ पे पहुँचा दिया। तो इसमें आप हमेशा मियां ताहिर जावेद की बहुत बात करते हैं। मेरे ख्याल में जितनी मेरी आपसे 5-6 मुलाकातें हैं, पहला आप उनका ही जिक्र करते हैं। कोई 2 ऐसी चीजें जो आपको मियां ताहिर साहब में बहुत पसंद हो? जो सबसे अच्छी है, उनको गुस्सा नहीं आता। वाह, ये तो फिर और दूसरी सबसे अच्छी है कि जब भी मैं उनके पास जाता हूँ ना कि इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे 300 बंदे चाहिए नए हायर करने के लिए, तो वो मुझे अलाउ करते हैं कि तुम्हें 500 अलाउ है, तो अगर ये कॉस्ट ज़्यादा भी हो जाएगी ना, तो हम ये कहेंगे कि हम इस माशरे के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। मुझे उनकी सबसे अच्छी बात पसंद है। तो अर्बन में हमारे पास वो भी लोग हैं जिनकी एज अगर 40 है तो उनको 20 साल हो गए हैं वहाँ, 22 साल 23 साल। तो एजिंग जो लोगों की है बड़ी अच्छी है, तो रिटेन किया हुआ लोगों को उन्होंने, और एक बहुत बड़ी टीम को चला रहे हैं। उस्मान अनवर को 5 साल में आपने अपना ये प्रोफेशनल तो बता दिया, आपने बताया आपने बहुत मेहनत भी कर ली, आपने घर भी ड्रॉ कर लिए। अब आप अगले 5 सालों में क्या करेंगे? क्या चीज़ आपकी विश लिस्ट में है? मेरी विश तो ये है, अगली जो मेरी लाइफ है आगे वो इसी प्रोजेक्ट और इसी के साथ साथ हम लोग। वो तो हो गया, और इसके अलावा? इसके अलावा बस अपने मेरे बच्चे 3, मेरे 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। माशाल्लाह। तो वो अमेरिका में रहते हैं, अभी 5 साल के लिए वो शिफ्ट हुए हैं। ठीक है। तो मैं अपनी फैमिली, जो मुझे टाइम यहाँ से बचता है मैं अपनी फैमिली को देता हूँ। तो एज अ फैमिली ओरिएंटेड इंसान है आप। इंसान है। तो आपकी रगों में एक अर्बन डेवलपर और एक आपकी फैमिली अभी, और इसके अलावा कोई हॉबी या कोई ऐसी चीज नहीं है? और कोई 2-3 हॉबीज? हाँ, हॉबी आपकी क्या है? 2 हॉबीज। हॉबीज मेरी एक बुक्स मैं पढ़ता हूँ। अच्छा, ओके। और इसके अलावा जो मेरा काम है ना वही पैशन है। मैं सुबह एक तो मैं अर्ली राइजर हूँ। अच्छा। मैं सुबह 5 बजे के बाद नहीं सो सकता। ठीक है। और रात को 10 बजे मैं सो जाता। नहीं, अब जल्दी से बता दें, 5 से 6, 6 से 7 और 8 से 9 क्या करते हैं आप? 5 से 6 नमाज पढ़ता हूँ सुबह। वेरी गुड। अल्लाह ताला ने, और मैं बेसिकली एक इस्लामिक घराने से ही ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी जो मदर है हाफ़िज़ कुरान है। माशाल्लाह। तो ये अल्लाह ताला ने बड़ी एक नेमत की हुई है कि मुझे अपनी लाइफ में याद ही मैंने नमाज कब छोड़ी। ये दीन का इसमें तल्लुक़ नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने इस तरफ लगाया हुआ है। उससे एक डिसिप्लिन भी तो बन गया ना कि आप सुबह उठते हैं। जी जी। उसके बाद मैं वॉक पे जाता हूँ। ठीक है, रोजाना? रोज। ठीक है। और फिर ऑफिस के लिए मैं 9 बजे निकल जाते हैं। डिसीजन मेकिंग आप कैसे, आपके ख्याल में मुश्किल फैसले आपने जिंदगी में जरूर किए होंगे, कैसे किए? देखिए, डिसीजन मेकिंग मैं समझता हूँ आपको डिसेंट्रलाइज रखनी चाहिए। जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रहे हैं, जो आपके नीचे जो टीम है उनकी आप कंसिडरेशन लें उसके अंदर के उनका डिसीजन मेकिंग में क्या है। और वो कुछ फैसले आपको ब्रेवली भी करने पड़ते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे आके कुछ फैसले जो IT रिलेटेड हैं, हाँ। या जो
जहाँ पे जो एक बहुत बड़ी टीम बनाने का ठीक है। मैंने किया था, और मियाँ साहब ने, चेयरमैन ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया उस बात। और बाकी लोग कहते होंगे नहीं चलेगा, एवी पैसा लगा रहा है, आई एम श्योर। तो लेकिन अल्लाह ताला ने उसमें कामयाब किया, और उसी को कैरी कर रहे हैं। अभी हम कुछ दिन पहले यही मीटिंग कर रहे थे कि हम अपने जो हमारे ओवरहेड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उन ओवरहेड्स को हम कम नहीं करेंगे, हम इस प्रोजेक्शन करेंगे अपने प्रोजेक्ट की ज़्यादा, ठीक है, अपने और डेवलपमेंट करेंगे ताकि हमारे लोग आगे से बढ़ते जाएं। स्ट्रेस, गुस्सा, क्या करते हैं जब स्ट्रेस होता है? तो चुप कर जाता हूँ। पक्की बात है। अपने आप को टाइम देता हूँ। नहीं, मगर गुस्से का इजहार कैसे करते हैं? नहीं, मुझे गुस्सा आता है, लेकिन साल में 1-2 दफ़ा आता है। फिर कोई बंदे शंदे तो नहीं फड़काते? मैं गुस्से में एक तो मैं अपने आप को थोड़ा सा खींच लेता हूँ कि आपने डिसीजन मेकिंग जो है ना, इस डिले करनी है आप। वाह। वो डिले करते जाएं। गुस्सा एक नेचुरल भी आप में आता है, जब आप कोई काम कर रहे हो, उसमें कोई ख़राबी हो या कोई। ये मियाँ ताहिर जावेद की ट्रेनिंग तो नहीं है? उनको तो बिल्कुल ही नहीं आता। अच्छा, इतना भी नहीं आता जितना आपको आता है। तो फिर आप अपने इमोशंस पे काबू पाना जानते हैं? एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपको थोड़ा सा रहना पड़ता है कि डिसिप्लिन, क्योंकि आप एज ए रोल मॉडल उस ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं, तो आपका टाइमिंग, आपकी बाकी चीज़ें वो आपको साथ कैरी करना पड़ता है। जो चेयरमैन का रोल है वो विजनरी है, वो पॉलिसी देते हैं मुझे, वो ये बता देते हैं जी इस साल हमने कोई 10 मिलियन की या 15 बिलियन की हमने ज़्यादा सेल्स करनी है, तो उसके ऊपर प्रोजेक्शंस करें सर। अब आगे का आपका काम है, आगे का फिर एग्जीक्यूशन में हम आ जाते हैं। तो ये गुस्सा शुरू से ही नहीं आता था आपको, या ये आपने डेवलप किया? नहीं, गुस्सा नॉर्मल मुझे नहीं आता है, शुरू से ही नहीं आता? शुरू से नहीं। आपके ख्याल में एक लीडर बॉर्न होता है या उसको बनाया जाता है? मेरे ख्याल में जो सेल्फ डेवलपमेंट है वो इंसान खुद करता है। yes. अपनी बोर्न आपको चीज़ें आती हैं, आप इनहेरिटेड हों तो ब्लेसिंग है, लेकिन आप जितने भी कामयाब एंटरप्रेन्योर्स देखें या बिजनेस लीडर्स देखें, उन्होंने अपनी डेवलपमेंट खुद की, जिनकी मिसालें दुनिया में आप पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं। और वो बड़ा वक्त लगाते हैं अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे, काफ़ी वक्त लगाते हैं। उस्मान अनवर का रोल मॉडल कौन है? देखें, एज अ रोल मॉडल तो आप डिफरेंट जो एरियाज पे डिफरेंट लोग हो सकते हैं, डिफरेंट लोगों पे होता है। आप जो आप अगर आप एज अ लीडर देखें, एज अ नेशनल लीडर देखें, या ऑर्गेनाइजेशन अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में देखूं, तो मेरे रोल मॉडल जो चेयरमैन मियाँ ताहिर जावेद, वो तो मुझे पता था, उनका नाम आना है। आप और उसके बाद जो आप देखते हैं आपके रिलीजियस में कौन है, आपका नेशनल लीडर्स कौन है? रिलीजियस में कौन है आपका? वो वेरी करते हैं। हाँ, अच्छा, या बताना नहीं है, ठीक हो गया। तो फिर रियल एस्टेट और फैशन इंडस्ट्री का कोई बड़ा गहरा ताल्लुक है, हाँ या ना? रियल एस्टेट एक्चुअली अभी हमारी कोलैबोरेशन एक फैशन कंपनी से भी हुई है, लेकिन फैशन में भी आप ये देखते हैं कि सपोज आपकी एक ऐसी कंपनी है पाकिस्तान में जो लीड रोल पे जा रही है, तो आप उनके जो क्लाइंट्स हैं उनको अपने साथ कोलैबोरेट कर लेते हैं। तो उस कोलैबोरेशन से आप शेयर करते हैं अपने क्लाइंट में। कोई एक कंपनी आप पाकिस्तान की देख ले जिनके पास 50,000 60,000 हैप्पी क्लाइंट्स हैं, तो आपको कोलैबोरेशंस में जाना चाहिए, जॉइंट वेंचर्स में जाना चाहिए, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो। इसी को प्रमोट करने के लिए हमने अभी अमेरिका और यूके में अपने ऑफिसेज बनाए हैं कि लोगों को हम बताएं कि हम क्या करें। तो ये जो जॉइंट वेंचर और ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हैं, ये बैकबोन होती हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, आपकी। इजाज़ साहब, मैं आपका एक सवाल सुहेल वड़ाइच वाला चुरा लूँ माजरत के साथ? तो आप यंग भी हैं, आप अमीर भी हैं, आप देखने में भी सही हैं, तो मोहब्बत की या मोहब्बतें की? एक जो आखिरी आपने बोला है ना, देखने में भी आप सही हैं। अच्छा, वो नहीं है? इसको थोड़ा बेहतर किया जाए। चलें जी, दोबारा से। तो आप अमीर भी हैं, आप यंग भी हैं, आप खूबसूरत भी हैं, मोहब्बत की या मोहब्बतें की? मेरी अरेंज मैरिज हुई थी। अच्छा जी। आई एम वेरी हैप्पी। और मेरी जो ग्रूमिंग में मेरी वाइफ का बड़ा रोल है, शी इज साइकोलॉजिस्ट माशाल्लाह। तो वो अमेरिका में कर रही है अभी अपनी प्रैक्टिस जो है। अच्छा, तो आने वाली मोहब्बतों को फिर आप कैसे डील करते हैं? नहीं, वो नहीं आती।
वो ऐसे जेम्स ही नहीं है। ठीक है, बहुत सारे जब यंग बच्चे आपको देखते हैं तो वो फौरन ये सोचते हैं कि हमने भी उस्मान अनवर बनना है। आपके इंटरव्यू के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसा कहेंगे भी। आप ऐसे बच्चों को क्या होप ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड ओके, आप यंग बच्चों को क्या मैसेज देंगे होप का? देखिए, पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं। मैं आपके सामने रोल मॉडल हूँ। मैंने एक यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया और यहीं से मैं 5 साल काम करके गया था। जो मेरी ट्रेनिंग यहाँ पे हुई और जो मैंने यहाँ से सीखा वो मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी जाके अप्लाई किया और वहाँ से भी हमेशा अपने आप को अडॉप्ट किया। आप कोई भी गोल अचीव नहीं कर सकते जब तक आप हार्ड वर्किंग ना करें, उसके बारे में पैशन ना लेके आएँ, अपने क्वालिटी माइंडसेट को ना उसके साथ कंपैटिबल करें। तो आप मेहनत करें, मेहनत के बगैर आप कोई भी गोल अचीव नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच उस्मान। हाँ, आज मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा, जिसमें एक बात ने मुझे बहुत हिट किया एंड दैट वाज सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। इस बात को आपने बहुत शुरू में सोच लिया, समझ लिया, जिसकी वजह से आज आप ये 30,000 लोगों की कम्युनिटी चला पा रहे हैं। इसके बाद what I have seen is that you have got this power of carrying your decisions। आपने आज से कई साल पहले रियल स्टेट में IT, रियल स्टेट में टीम डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को दिया, जिसकी वजह से अगेन यू आर एबल टू हैंडल योर प्रोजेक्ट सो वेल। आप इसको 12,000 के नाल से अब मजीद एक्सटेंशन पे भी लेके जा रहे हैं। लोग आपके नाम को कॉपी भी कर रहे हैं। आपने एक सिटी के अंदर एक सिटी बना लिया। तो मेरे ख्याल में कि उसके पीछे ये 2-3 चीजें थी जो कि दैट गिव यू द बूस्ट। तो आई विश गुड लक टू उस्मान अनवर एंड आई रियली विश गुड लक टू अर्बन डेवलपर्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर हैविंग